जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 11 शुरू होने वाला है और जैसे ही आपके 14 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं फिर हमारी पेपर की जो तारीख है वो बहुत नज़दीक आ जाएगी। तो हम डेली टॉपिक वाइज एक एक मैराथन लेंगे। तो अभी प्रैक्टिस सेट करते हैं। 11वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। देखो, जब मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया था तो मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। क्या? उसने उसने हरिवंश राय बच्चन की 5-6 रचनाएं दे रखी थी और उसने मुझे ये बोला था एग्जाम में, मतलब मेरे लिए किया, सभी स्टूडेंट के लिए था, कि इन्हें काल कर्म के अनुसार लगाएं, बढ़ते क्रम में लगाएं। तो इसीलिए ये तो अच्छा हुआ कि मुझे याद था कि मैं ऐसे रटती थी हमेशा, साला बाला साला बाला साला बाला। तो इस चीज ने मेरी मदद करवा दी उस क्वेश्चन को ठीक करने में। तो हरिवंश राय बच्चन जो है बेटा, आप सभी को पता ही है कि ये इलाहाबाद के हैं। हरिवंश राय बच्चन ये बेटा हालावाद के प्रवर्तक है। कि इनको बोला जाता है क्या? हालावाद के प्रवर्तक। बेटा इनका बहुत नाम था उस टाइम पर, इलाहाबाद या प्रयागराज में बहुत ज्यादा नाम था। तो इन्होंने एक रचनाएं लिखी थी, आप ऐसे ही याद रखना, साला बाला कलश। कैसे याद रखोगे? मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ऐसे इनकी आपको रचनाएं याद करनी है। दो चट्टाने भी याद रखोगे, दो चट्टाने। और एक इनकी कविताएं हैं, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हालावाद के प्रवर्तक। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है बेटा? प्रकृति का सुकुमार कवि। मैंने आपको बता चुकी हूं, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये प्रैक्टिस सेट जितने भी आपके चले हुए हैं सब में कहीं ना कहीं सुमित्रा नंदन पंत जी आए हैं। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं बेटा, लोकायतन सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, ये दो रचनाएं पुरस्कार पुरस्कृत है तो इसलिए सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद आप वीणा, पल्लव, गुंजन ये याद रख लेंगे। अब आ जाते हैं गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। साकेत हो गई आपकी, यशोधरा हो गई है, जयद्रथ वध हो गई, जयद्रथ वध हो गई, नहुस हो गया, नाटक है ये, है ना। तो साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की। महादेवी वर्मा की यामा ले लीजिएगा क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अतीत के चलचित्र ले लीजिएगा, अतीत के चलचित्र इनकी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, निहार, निहार इनकी सारी कविताओं का संकलन है। निहार, नीरजा, रश्मि रथी। ठीक है, ये सारी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। एहरा गहरा नत्थु खैरा मामूली आदमी, एहरा गहरा नत्थु खैरा मामूली आदमी होगा। प्रतिधन आघात, देखो तय में से मैंने क्या ले लिया? मात्रा ले ली। यहाँ क्या है बेटा? छोटी ई है। छोटी ई के बाद आपका अन्य स्वर आ रहा है तो यण संधि क्या कहती है कि छोटी ही हो या बड़ी हुई हो, अगर इसके बाद आपका कोई भी अन्य स्वर आए तो आधे य में बदल जाता है। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो वो आपके आधे व में बदल जाता है। रीरी आपका आधे रे में बदल जाता है। ठीक है, तो ई के बाद क्या आ गया? आपका आ गया, कोई बात नहीं। अब ई किस में बदलेगा? आपका किस में बदलेगा? आधे ये में। तो तय तो बेचारा आधा था ही, लेकिन ये आ इसको पूरा कर देगा, अपनी मात्रा दे देगा, तो प्रत्याघात हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अति उत्तम, अति उत्तम इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। अत्य आवश्यक इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। चलो, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। देखो हमेशा याद रखना क्या, कि केवल के साथ मात्र का प्रयोग नहीं होता। ठीक, अनेक अपने आप में पहले ही बहुवचन है तो अनेक का अनेकों बहुवचन नहीं होता।
ठीक है। यदि के साथ हमेशा क्या आता है, तो आता है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे, तथापि के सॉरी यद्यपि के साथ तथापि आता है, यद्यपि के साथ तथापि आता है, यद्यपि के साथ तथापि आता है। केवल के साथ मात्र नहीं आता, अनेक अनेकों नहीं होता, यदि के साथ तो आता है, यद्यपि के साथ तथापि आता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होगा। अज्ञ क्या होता है? अज्ञ जो कुछ न जानता हो, कुछ न जानता हो। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, जो सर्वज्ञ जो बहुत सब कुछ जानता हो। देखो, अज्ञ क्या होता है? जो कुछ नहीं जानता। विज्ञ क्या होता है? जो जानता हो। ठीक है। अल्पज्ञ क्या होता है? जो कम जानता हो। सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो। ठीक है। तो ये सारी मतलब ये अज्ञ अज्ञ को लेकर है बेटा। ठीक है। चलो, अब आ गए आपके पैराग्राफ। 5-5 क्वेश्चन होंगे। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो देख लो भाई, चरित्र निर्माण। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। क्या? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पूछ सकता है, क्वेश्चन तो हमने देखे ही नहीं। पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा। ठीक है, पश्चिमी देशों की शिक्षा। पौर्वत्य इसका विलोम शब्द होता है, पूर्वी देशों की शिक्षा। और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज के लॉर्ड मैकाले की शिक्षा कद आया था? ये आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकाले का घोषणा पत्र, उस टाइम पे वायसराय कौन था? हमने ये डीएलएड में पढ़ लिया था, बीटीसी में, क्योंकि बीटीसी में एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो जितने भी वायसराय, जितने भी गवर्नर जनरल आए थे, जितने भी घोषणा पत्र आए, सब हमें याद है आज तक भी। शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद, देखो हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हमने अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके परिश्रम के अंधा अनुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र्य दोष के रूप में आज देश में स्वतंत्र दृष्टिगोचर हो रहा। तो बेटा बताओ, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? मतलब कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है तो क्यों है? मेरा निर्माण होगा, आपका निर्माण होगा, हम सबका निर्माण होगा, एक समाज का निर्माण होगा, एक जिले का निर्माण होगा, एक कस्बे का निर्माण होगा, तो एक जिलों में जब सारे जिलों का निर्माण होगा तो एक राज्य का निर्माण होगा, जब सभी राज्यों का निर्माण होगा तो एक देश का क्या होगा? निर्माण होगा। चरित्र तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। तो क्या हो सकता है बेटा? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। उन्नत राष्ट्र के लिए चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान, देख लो बेटा, मैंने प्रथम सोपान आपका क्या किया था? अंडरलाइन किया था। और मेरे याद है कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, जो क्या करता है? भारतीय संस्कृति वाला जीवन बिताता है। जो क्या करता है बेटा? उसी का ही तो मजाक बनाते हैं। हाँ, आज कोई धोती कुर्ता पहन ले तो उसे ऐसा सोचेंगे, अरे तो गंवार है ना। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। बताओ भाई, क्या कारण है? क्योंकि हम पे किसने शासन किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज जो आए,
अंग्रेजों की क्या इच्छा थी? अंग्रेजों की इच्छा थी कि ये दिखने में तो भारतीय हो, लेकिन इनका जो दिमाग हो ना, दिमाग से वे अंग्रेज हो। इनकी इच्छा थी कि जो भारत वर्ग में जो अमीर लोग हैं ना, बस वे ही पढ़े। और फिर जो है ना, अगर अमीर लोग मतलब पढ़े लिखे हो गए, तो जो गरीब है, जो नीचे वर्ग के हैं, किसी चीज को भी ले लो, रुपए में ले लो या जाति में ले लो, तो उन तक ना चली जाएगी खुद ही। बताओ। कोई तो कहता है कि बेस मजबूत होना चाहिए, और अंग्रेज क्या सोच रहे थे हमारे देश में कि बस ऊपर ऊपर को पढ़ा दो, नीचे का अपना उथल पुथल। पता था ना उन्हें कि अगर नीचे का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, हमारे खिलाफ बोल लेंगे। उन्होंने क्या किया? ऊपर ऊपर काम किया। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं वो मैकाले को ही पढ़ रहे हैं। वुड का घोषणा पत्र, वुड भी तो आया था 1854 में। अब आ जाते हैं बेटा दूसरा पैराग्राफ। यहाँ क्रोध को लेकर है। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग्य है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना खर्च के, बिना उपचार के, बिना पाचन क्रिया स्वयंतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती है। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डाल लें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में देखो बेटा, सिलेक्शन पाने का सिर्फ एक ही राज है, धैर्य। धैर्य, और धैर्य आपके अंदर कब होगा? जब आप शांत होंगे। तो धैर्य, अगर आपके अंदर धैर्य है, धीरज है, और आप एक अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से मेहनत कर रहे हो एक अनुशासन में, तो सिलेक्शन पक्का है भाई, पक्का। ठीक है। तो शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपने व्यक्तिगत डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते रहे, जब हम शांत नहीं रह सके कुछ दिनों बाद वही दैन नंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरियों पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्से व उत्तेजना को फेंक दे और शांत रहना शुरू कर दे। चलो, ऐसे ही डायरी जैसे बना रहे हैं ना, ऐसे ही ये वाली भी डायरी बनाओ। कौन सी डायरी बनाओगे? यही वाली डायरी बनाओ कि आज मुझे ये टारगेट बनाना है और मैं इस टारगेट को पूरा करके रहूंगा। तो बेटा क्या कहता है ये गद्यांश? बताओ, ये गद्यांश क्या कहता है? ये गद्यांश कहता है कि शांत रहो और सुखी रहो। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? महायोग। क्या दिया गया है बेटा? महायोग। पहली जो पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ था, तीसरी लाइन में बोला था, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होंगे? क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? जो बेटा ये पाचन क्रिया से जुड़े छोटे मोटे रोग वे हैं जो दूर हो जाते हैं स्वतः ही। चिंता की रेखाएं चेहरे पर उभर आती है बेटा, ओजस्वी चेहरे पर। ठीक है। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करे? डायरी लिखे बेटा। क्या लिखे? डायरी लिखे। ठीक है। क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखे। फलाना ढिकड़ा हम किस दिन लड़े थे, किस बात पर लड़े थे, उसी दिन लिख दो डायरी पर, फिर 10 साल बाद पढ़ना। ठीक है। तो आज ये प्रैक्टिस सेट 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी प्रैक्टिस सेट को, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों, यारों, उनको, इनको सबको शेयर करेंगे। हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, हिंदी बाय स्वाति मैम। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, अपना स्कोर जरूर बताएंगे। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।